बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे मुल्क के सब लोगों को ईद से पहले दहशतगर्दी में शहीद होने वाले कोयटा के लोग हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतों में घर दे और उनके लवाकीन को सब्र दे। ईद पर स्पेशल क्या हर किसी के घर में कोई ना कोई चीज बनती है जो बहुत पसंदी सिखाई जाती है। मेरी बेगम बहुत अच्छा खाना पकाती है। वाह। वो जो भी बनाती है अच्छा होता है। कभी बीवी से डांट खाई है? लड़ाई में दो लोग लड़ते हैं, यहाँ सिर्फ एक डांटता है और एक सुनता है और वो मैं सुनने वाला मैं हूँ। अक्सर लोगों को ऐसे कहा जाता है कि ये भाई जोड़ू का गुलाम है, ये फला है। आई लव टू बी, मैं उसको मर्द ही नहीं मानता जो अपनी बीवी का गुलाम नहीं। मोस्टली ड्रामाज जो आप लिखते हैं, एक कहाँ बैठ के लिखते हैं, क्या सोचते हैं? मैं कहीं भी बैठ के लिख सकता हूँ। मैं मोटरवे पे जा रहा हूँ, मुझे आमद हुई है, मैंने गाड़ी खड़ी की है, मैंने लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के भी सीन लिखे हुए हैं, तो वो मुझे जब जब जहाँ जहाँ देता है मैं वहाँ बैठ के लिखना शुरू कर देता हूँ। मैं राइटर नहीं हूँ, मैं मुंशी हूँ उसका। मेरा काम है सिर्फ कागज़ पेन पास रखना, जब वो साहब लिखवाएंगे मैं लिखूंगा, नाम मेरा चलता है। सर, आप मोहब्बत पे इतना खूबसूरत लिखते हैं, क्या वाकई हकीकी जिंदगी में मोहब्बत इतनी खूबसूरत है? कानून नहीं होंगे तो साढ़ा कोई कसूर नहीं। मोहब्बत के होने पर शक ना करो, उस बेबसी पे शक करो जिसमें तुम पर उतरती नहीं या किसी पर उतरती नहीं। कि वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। अच्छा, आपके बारे में हमेशा कहा जाता है कि आप कंट्रोवर्सी में हमेशा रहते हैं, जब कुछ भी नहीं करते। कितना कैसी अच्छी बात है। मैं छोटा था तो मेरे खानदान वाले कहते थे इन्हें कभी कमाना ही नहीं। अच्छा। और मेरी वजह से कितने लोग कमा रहे हैं। बैंकर और राइटर का जो सफर है उसमें आपको कहाँ सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कि बैंकर या एज अ राइटर? बैंकर बना अम्मी अब्बा की खुशी के लिए। वो चाहते थे पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाए। तो याद है जब मैं रिजाइन करके आया था बैंक से, तो इतना तो ये उस वक्त नहीं रोएंगे, जब मेरी मैयत आएगी इतना रोए। धाड़े मारी इन्होंने, अब्बा, मेरी बीवी, बच्चे इनको देख के रो रहे थे। प्यारे अफजल जो कहते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सुनने में आता है। मेरी जिंदगी में जो ड्रामा है वो सदके तुम्हारे। अच्छा, सदके तुम्हारे। उसका जिक्र न करना। ठीक है। उसका जब जिक्र होता है मुझे अपनी बीवी से डांट पड़ती है और वह मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता इसमें। अक्सर लोग सच बोलते हैं तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। आपको लगता है ये आपको ये गलत फहमी है कि सच बोलने से आप किसी तकलीफ से गुजरते हैं। आपका ज़मीर मुतमईन नहीं है, झूठ बोल के आपका ज़मीर मुतमईन नहीं होता। तो आपके पास पैसे भी ज्यादा आ जाए, रुतबा भी ज्यादा आ जाए, तो नींद नहीं है आपके पास, तो क्या कमाया आपने? अभी कोई नया प्रोजेक्ट जो आपने लिखा? अभी वो तड़प मेरे दिल। कैसी स्टोरी है, कुछ रिवील करना चाहेंगे? नो नॉट एट ऑल। अल्लाह दस, मैं कभी बीवी को रिवील नहीं किया, तो मैं रिवील कर दो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इट्स मी आतिका शेख एंड वेलकम टू अनफोल्ड पाकिस्तान। अनफोल्ड की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। आज के प्रोग्राम के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं, क्योंकि ईद का खास मौका और गेस्ट भी खास होने चाहिए। जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन जब वो कुछ लिखते हैं तो वो लिखते नहीं हैं, महसूस करवाते हैं। और वो लफ्ज़ों के जादूगर भी हैं, लहजे में आग भी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खलीलुर रहमान कमर साहब। आज की जो ईद ट्रांसमिशन है वो खलीलुर रहमान के घर पर की जा रही है। यहाँ पर अगर देखें तो लिखने के इतने शौकीन हैं, इतनी ज़्यादा ड्रामास की जो स्क्रिप्ट हैं वो इनके यहाँ पर नज़र आएंगी। आपको उनके अवार्ड्स नज़र आएंगे जो उन्होंने हासिल किए हुए हैं। बेशुमार यहाँ पर उनकी चीज़ें हैं जो उन्होंने हासिल की हैं। यहाँ पर उनकी शीट्स वगैरह आप अगर देखें, पिक्चर्स देखें, ये उनका घर है। और यहाँ ये चेयर आप देख रहे हैं, ये खलीलुर रहमान कमर साहब की चेयर है। यहाँ पर बैठ के वो बेहतरीन खूबसूरत ड्रामास लिखते हैं। और जो ड्रामास आप बहुत पसंद करते हैं, जेंटलमैन, मोहब्बत तुमसे नफरत है, प्यारे अफजल जैसे बहुत खूबसूरत ड्रामास। आगे चलते हैं, कुछ ही टाइम में उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनका ईद का जो दिन है वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनकी रूटीन्स होती हैं। आप सबको वो कुछ ही टाइम में दिखाएंगे।
उनके घर का थोड़ा सा ओवरव्यू किया जाए तो हम उनके ईस्टर्न लाओस में मौजूद हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बेशुमार उनकी जो काबिलियत की निशानियाँ आपको दिख रही हैं, शील्ड्स दिख रही हैं बेशुमार। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत पिक्चर दिख रही है जो कि हैंडमेड लग रही है और बहुत प्यारी है। 2022 में ये बनाई गई है माशाल्लाह से। और अगर यहाँ पर देखें तो माशाल्लाह से ग़िलाफ़े काबा की पिक्चर लगाई गई है। अगर इस जानिब आए तो इन्होंने खूबसूरती से यहाँ पर डेकोरेशन की हुई है। अभी फ़िलहाल उनके लाउंज में मौजूद है और उनसे बातें करते हैं, चिट करते हैं और आपका ईद का जो दिन है वो खास बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और मेरे मुल्क के सब लोगों को और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनको ईद मुबारक। और साथ ही उस गम का इजहार और वो पुरसा जो मेरे यहाँ ईद से पहले दहशतगर्दी में शहीद होने वाले कोयटा के लोग हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतों में घर दे और उनके लवाकीन को सब्र दे। आमीन। हम एक बदकिस्मती की वेव से गुजर रहे हैं, अल्लाह हम सब की मदद करे। आमीन। सर ईद का मौका है, ईद का दिन है, ईद का जो पहला दिन होता है, खलीलुर रहमान कमर साहब ईद का पहला दिन किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? पहले दिन तो कुर्बानी होती है। अच्छा। बहन भाई सब मिलने आते हैं और बस उनमें अच्छा, कुर्बानी में खुद पार्टिसिपेट करते हैं? पहले करता था, अब नहीं करता अच्छा, क्योंकि वो धूप में होता है ना, तो अभी मुझे अलाउ नहीं है धूप में जाना। ओके। और कुर्बानी का जो जानवर है वो क्या लेकर आए हैं? बेटा मेरा लेके आया था, बकरे लेके आया। अच्छा, तो आप खुद जाते हैं, साथ लेकर आते हैं? अभी साल 2 साल से ज़रा तबीयत ठीक नहीं और नहीं जा रहा, वरना मैं 100% जाया करता। बल्कि मैं नहीं गया करता था, मेरे साथ जाया करते थे सब। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ईद पर स्पेशल क्या हर किसी के घर में कोई ना कोई चीज़ बनती है जो बहुत पसंदी सिखाई जाती है? जैसे आप लोग शीरमार बनाते हैं मीठे में, सबसे पहले सुबह उठ के वो खाया जाता है, तो आपके घर ऐसी कौन सी स्पेसिफिक एक डिश है जो कि आपके घर की पहचान है और ये बनती है? मेरी बेगम बहुत अच्छा खाना पकाती है। वाह। वो जो भी बनाती है अच्छा होता है। मीठे में क्या? मीठे में शीर खुरमा भी होता है, अपना मिठाइयाँ भी आई होती हैं बहुत। अच्छा। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो जब बकरा ज़िबा होता है उसके बाद जो कलेजी है। ओह हाँ, कलेजी। तो वो खाते हैं आप? या आई लव। ओह, मतलब आपको अपनी बेगम के हाथ की कलेजी बहुत पसंद है? बहुत अच्छी कलेजी बनाती हूँ। आप कोई कुकिंग वगैरह करते हैं? मैंने तो सिखाई उसको। हाँ, उसको तो अंडा उबालना नहीं आता था जब मेरी शादी हुई थी उससे, मुझे खाना पकाना आता था। लेकिन अब वो मुझे बहुत पीछे छूट चुकी है। पहले वो आपकी शागिर्द थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको उनकी शागिर्दी में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई एक चीज़ अच्छी बनाए तो वो क्या होगी? कोई एक? बकरे के गोश्त की कढ़ाई है। मटन कढ़ाई? ओहो। उससे अलग कोई नहीं बनाता, वो भी नहीं बनाती अभी। और बेगम के हाथ की कोई एक चीज़ जो आप कहते हो कि भाई ये सभी चीज़ों को काटती है? कुछ भी। कोई एक? मैंने कहा ना, वो दाल भी बनाए अच्छी बनाती है, कोरमा बनाए बहुत अच्छा बनाती है, पुलाव बनाए बहुत अच्छा बनाती है, पालक गोश्त बहुत अच्छा बनाती है, बैंगन का भुर्ता और मेरा भुर्ता दोनों बहुत अच्छे बनाते हैं। और जो ससुराल डे होता है, कहते हैं ना कि सेकंड डे ससुराल डे होता है, तो जाते हैं? मेरा ससुराल डे रहा नहीं क्योंकि सरगोदा में थे सब। अच्छा। मेरे अल्लाह की रहमत करे, मेरे सास ससुर की डेथ हो चुकी है और बाकी सबको मैं यहाँ ले आया हूँ। ओके। अल्लाह ने जन्नत। 3 भाई तो हम एक घर में भी आए हुए ना। एक ही घर में? हाँ। तो कभी लड़ाई वगैरह हुई? फिर नहीं लड़ाई होती। अच्छा। ओह, ऐसा इत्तेफाक है तीनों में। कभी बीवी से डांट खाई है? कब नहीं खाई। जिस कोई दिन गुजर रहा हो तो मैं जान के पंगा करके डांट खा लेता हूँ कि दिन खाली रह जाए कोई। और जिस दिन सब स्मूथ चल रहा हो तो आप कहते हैं? कभी नहीं भाई, अल्लाह की फजल से। हर रोज लड़ाई होती है? नहीं, लड़ाई नहीं होती उसको। लड़ाई में 2 लोग लड़ते हैं, यहाँ सिर्फ एक डांटता है और एक सुनता है और वो मैं सुनने वाला मैं हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि मैं सुनता हूँ,
तो अक्सर लोगों को ऐसे कहा जाता है कि ये भाई जोड़ू का गुलाम है, ये फला है। आई लव टू बी, मैं उसको मर्द ही नहीं मानता जो अपनी बीवी का गुलाम नहीं। और ये आप चीज मानते हैं? मेरा ईमान है इस बात के ऊपर। बाहर मरी बनिए ना मर्द, अगर हिम्मत है तो बाहर अल्लाह के फजल से खलील रहमान का मर्द है। कमाल है। सर मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने बोला कि ईद पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं और हम लोग मतलब मेहमानों का आना जाना रहता है, आप स्पेशल किसको मिलने जाते हैं? कोई खास दोस्त? मुझे सब मिलने आते हैं। अच्छा, आपको मिलने आते हैं सब? मैं नहीं कहीं जाता। आप किसका इंतजार करते हैं? कौन आए? दोस्तों में कौन अच्छा है? बहन भाई मेरे सब दोस्त, जो दोस्त है ना वो आ जाते हैं। फालतू दोस्त नहीं रखता, वरना सलाम करके रुखसत हो जाता हूँ दुआएं देकर। अच्छा, आपके बारे में हमेशा कहा जाता है कि आप कंट्रोवर्सी में हमेशा रहते हैं, जब कुछ भी नहीं करते फिर भी कोई ना कोई वजूहात बन जाती हैं जिसकी वजह से आप कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अरे यार, उन पर तरस आता है मुझे। आप कहते हैं चलो लगे रहे, गॉड ब्लेस यू, उनकी रोजी रोटी लगी। कितना कैसी अच्छी बात है। मैं छोटा था तो मेरे खानदान वाले कहते थे इन्हें कभी कमाना ही नहीं। अच्छा। और मेरी वजह से कितने लोग कमा रहे हैं। तो मैं खुश होता हूँ। बैंकर और फिर राइटर, बैंकर और राइटर का जो सफ़र है उसमें आपको कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कि बैंकर या एज अ राइटर? देखो, मुझे दोनों जगह अच्छा लगा। मैं एक मशहूर बैंकर था। आई वॉज द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट इन बैंक ऑफ पंजाब। वो बैंकर बना अम्मी अब्बा की खुशी के लिए। वो चाहते थे पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाए, और बन गए। वो बन गया। तो याद है जब मैं रिज़ाइन करके आया था बैंक से, तो इतना तो ये उस वक्त नहीं रोएंगे, जब मेरी मैयत आएगी कितना रोए। धाड़े मारी इन्होंने, अब्बा, मेरी बीवी, बच्चे इनको देख के रो रहे थे। और आपने सोच लिया था, किसी से मशवरा नहीं किया? मशवरे नहीं करता, ऊपर से करता हूँ मशवरे। और आपका रिजाइन जो एक्सेप्ट हो गया? वो कर लेता मैं, क्योंकि आई नेवर थिंक ऑफ हार्मिंग एनीबॉडी इन माय लाइफ। तो जब आपका कोई फैसला ऐसा हो ना जिससे किसी को हार्म ना हो रहा हो, तो अल्लाह उनको कबूलियत कर देता है। बिल्कुल। हाँ। तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा जिंदगी का जो फैसला था, जो मैं कभी भी नहीं पीछे मुड़ के देखता कि कौन सा फैसला सही था, कौन सा फैसला गलत था। मैं फैसला करता हूँ, फैसला कभी सही नहीं होता। आप सिर्फ फैसला करते हुए ये सोचिए कि आपके फैसले से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। अगर तो आपके फैसले से किसी को नुकसान हो रहा है तो मत कीजिए वो फैसला, वहाँ कबूलियत नहीं होगी। सिर्फ इतना सा सोचता हूँ मैं कि मेरे इस फैसले से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आई एम कॉन्फिडेंट कि वो उसको, फिर उसके बाद दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसको ठीक कर देना। आई एम ए क्विक डिसीजन मेकर। वेरी नाइस। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे फेमस ड्रामाज आपने लिखे जो कि सुपर हिट के, बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया। उसमें से प्यारे अफजल, जो कहते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सुनने में आता है। मेरी जिंदगी में जो ड्रामा है वो सदके तुम्हारे। अच्छा, सदके तुम्हारे, वो आपकी जिंदगी की कहानी है। उसका जिक्र न करना। उसका जब जिक्र होता है मुझे अपनी बीवी से डांट पड़ती है और वह बिल्कुल नहीं सुनना चाहता इसको। यही का दिन अच्छा गुजर जाए। आप मना लीजिएगा। नहीं, मैं मना थक गया हूँ, बस करो। चलें ठीक है, हम नहीं करते ऐसे कर। कोई ऐसा ड्रामा जो आपने लिखा और एट दी एंड आपको जब फाइनल लुक में आया और आपको लगा हो कि भाई ये वो ड्रामा जो मैंने लिखा था ये उस तरह से नहीं तैयार हुआ, उस तरह से नहीं बना? दो ड्रामे। एक है मेरा खून हुआ था, उसमें सचमुच मेरा खून हुआ था, और दूसरा है सुन मेरे दिल। क्या लगा ऐसा? वो जिनको मुझे जो लगा फिर मैंने महसूस करा दिया सबको। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सच बोलते हैं, हमेशा सच बोलने की वजह से कहीं ना कहीं फंसे हो, किसी मुश्किल में आए हो? नहीं, वो जो कभी सच बोलते हैं वो फंसते। मैं तवातुर से अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ, फंसता नहीं ना, फंसने देता। ऐसा होता है ना कि अक्सर लोग सच बोलते हैं तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। आपको लगता है ये, आपको ये गलत फहमी है कि सच बोलने से आप किसी तकलीफ से गुजरते हैं। नो, कभी वो गुजरने नहीं देता आपको तकलीफ से। आपका ज़मीर मुतमईन नहीं है, झूठ बोल के आपका ज़मीर मुतमईन नहीं होता। तो आपके पास पैसे भी ज्यादा आ जाए, रुतबा भी ज्यादा आ जाए, तो नींद नहीं है आपके पास, तो क्या कमाया आपने? नथिंग। हाँ, सच बोलिए।
उसकी ज़रूरत भी है। आपको हज़ारों लोग चाहते हैं, आपके लिखे हुए ड्रामास को बहुत पसंद किया जाता है। खलीलुर रहमान अगर एज अ राइटर किसी को पसंद करे तो वो कौन सा राइटर होगा? बहुत सारे हैं, उमर अहमद हैं, मुस्तफ़ा ज़ैदी हैं, ना हमारे एक ब्यूरोक्रेट है कोयटा के, मुझे नाम अक्सर उनका भूल जाता है, हाशिम नदीम, अच्छा, ज़फ़र मिराज, फ़ाज़ा इफ्तिखार, ये सब बहुत अच्छे हैं। नासिर अदीब साहब मेरे फिल्म के। कमाल है। हाँ। कोई ऐसी मनपसंद एक्ट्रेस जिसके साथ आप लाइफ टाइम काम करना पसंद करेंगे और आपकी फेवरेट हमेशा से वो रहेंगी? साइमा। कोई साइमा के साथ कोई ड्रामा, कोई मूवी? अभी भी रह गया ड्रामा, मैं मंटो नहीं। अभी कोई आए तो? हाँ नहीं, अभी तो रोल लिखना पड़ेगा ना। अब तो वो हीरोइन की उम्र से उम्र फलांग के आगे निकल चुकी हैं। हाँ, तो अभी लिखूंगा उनके लिए, फिर रोल लिखूंगा इंशाल्लाह। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। कमाल है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि मैं अक्सर आपके बारे में सुनने में आते हैं, इंटरव्यूज़ में आप कहते हैं कि मैं जब कोई रोल लिखता हूँ तो मैं दिमाग में अपने बिठा लेता हूँ कि ये इस रोल को एक्ट करेगी, ये मेरी हीरोइन होएगी। तो कभी आप कुछ लिखते हैं जब, तो आप पहले से सोच लेते हैं? नॉर्मली ऐसा होता है। होते हैं? और चौथे पांचवें एपिसोड तक हमने कास्ट भी कर लिया होता है। तो वो सारी आपकी सिलेक्शन होती है? जाहिर है मेरा सबसे पहला पॉइंट होता है, लेकिन बाद वक़्त किसी की अच्छी सलाह आ रही हो, हुमायूं नदीम की, तो मैं मान लेता हूँ, अच्छी हो तो। वरना फिर विटो पावर है मेरे पास। ऐसा भी हुआ मुझे, मिसाल के तौर पर, हालांकि मैं काम कर चुका था आयज़ा खान के साथ। आयज़ा सो क्लोज टू माई हार्ट, मेरी छोटी बहन है वो, प्यारे अफजल में। तो मेरे पास तोमा में मुझे नदीम ने कहा था आयज़ा, तो मैंने कहा डन, और माशाल्लाह से सुपर हिट किया। ऑफ कोर्स, वंडरफुल प्रोजेक्ट था। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे ड्रामाज इस तरह के हैं जो आपने लिखे हैं और उसमें आपने बहुत सारी हीरोइन अपनी, जो भी आपने कहा कि किसी की भी सजेशन पे मैं रख लेता हूँ जो मेरे प्यारे होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि सजेशन पे क्या व्हाट? जैसे आपने कहा कि हमारे सईद ने बोला कि आयज़ा को, ये सजेशन नहीं है। हाँ देखो, फर्ज कीजिए मैं सोच रहा हूँ, मुझे एक अच्छी सजेशन आ गई जो आपको भी अच्छी लगी, जो मुझे भी ऑफ कोर्स अच्छी लगी, वैसे नहीं किसी के कहने पर नहीं मान लेता। आयज़ा इज वंडरफुल एक्ट्रेस, उसे साबित किया होता प्यारे अफजल में। एग्जैक्टली। अच्छा, कोई न्यू कमर, जैसे हमारी लड़कियां बहुत ज़्यादा आजकल अच्छा काम कर रही हैं, उनको अगर कास्ट करने का मौका मिले? मैंने हमेशा पैकेज बनाया है नए आर्टिस्टों का, तो मुझे लगेगा कि शी इज़ वर्थ, तो मैं आई विल गो फॉर दैट। फिर भी कोई एक दो माइंड में नहीं, कोई माइंड में, अभी तो नाम भी नहीं आते मुझे। नहीं, आजकल हानिया आमिर बहुत फेमस जा रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी। ठीक है सर, मुझे ये हानिया नहीं है ना? हाँ, अभी तो नहीं है वो, लेकिन मूवीज भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं वो, बाकी भी कर रही है। अल्लाह ताला, वो मेरे मुल्क की हैं, मेरी। एग्जैक्टली, शी इज माय प्राइड। अभी कोई नया प्रोजेक्ट जो आपने लिखा? अभी वो तड़प मेरे दिल। तरफ मेरे दिल? तरफ नहीं, तड़प। तड़प ठिरी हो रही है, मेरे बादशाह प्यार हो गया है। तड़प मेरे दिल, तड़प मेरे दिल। तो ये कब रिलीज होगा? ईद पे? ईद पे ड्रामे तो नहीं रिलीज करते हम, तो ये ईद कब तो आएगा? अवॉइड करते हैं हम हमेशा। जब भी शूटिंग में गया है, इट विल टेक 3 to 4 months। ओके, तो कैसी स्टोरी है, कुछ रिवील करना चाहेंगे? नो नॉट एट ऑल। अल्लाह दस, मैं कभी बीवी को रिवील नहीं किया, तो मैं रिवील कर दूँ बेवकूफ। और चलो ठीक है, कोई हीरोइन बता दें, हीरो बता दें। देखो, फिर भी जैसे सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, वादा जिस दिन सेट किया है। ठीक है, डन। अच्छी कास्ट है, डोंट यू वरी। अच्छा, तो ये कब आएगा? होपफुली मेरे ख्याल में ये नवंबर दिसंबर में रिलीज पाएगा। जल्दी हुआ तो अक्टूबर हो जाएगा। सर ओके, मोस्टली ड्रामाज जो आप लिखते हैं, एक कहाँ बैठ के लिखते हैं, क्या सोचते हैं? मैं कहीं भी बैठ के लिख सकता हूँ, मुझे जब वो देता है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये जोक नहीं है। मैं मोटरवे पे जा रहा हूँ, मुझे आमद हुई है,
मैंने गाड़ी खड़ी की है, मैंने लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के भी सीन लिखे हुए हैं। तो वो मुझे जब जब जहां जहां देता है मैं वहां बैठ के लिखना शुरू कर देता हूँ। तो उसमें कोई कि मैं राइटर नहीं हूं, मैं मुंशी हूं उसका। मेरा काम है सिर्फ कागज पेन पास रखना। जब वो साहब लिखवाएंगे मैं लिखूंगा, नाम मेरा चलता है। हाँ, तो कभी दिल नहीं किया है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट लिखे जो रियल लाइफ से रिलेट करता हो? जैसे मेरा कौन सा प्रोजेक्ट रियल लाइफ से रिलेट नहीं करता। फेवरेट पॉलिटिशियन? मैंने अभी लिखा पॉलिटिक्स पे, जेंटलमैन। अच्छा। जेंटलमैन समझदारों को समझ आ गया वो। फेवरेट पॉलिटिशियन? इमरान खान, वन एंड ओनली। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कोई अगर दो दुआ है। इशार। दुआ है मेरी, उनके लिए शेर है। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का, बैयत नहीं मिली। क्या बात है। आपका कोई एक फेवरेट ड्रामा जो आप कहते हो कि ये मेरे दिल के बहुत करीब? मेरे अपने सारे ड्रामे, देखो मैं तुम्हें फिर बताऊं, मैं कलमा पढ़ के कह चुका, मैं राइटर नहीं हूँ, मैं मुंशी हूँ उसका। तो वो देता है, जब देन उसकी है तो मेरी औकात है कि मैं कहूँ ये अच्छा है और वो बुरा है, या वो काम अच्छा है। मैंने जो ड्रामा लिखा उसके इश्क में मुब्तला था, तो मैं कभी भी, तुम लोगों ने तय करना है। आई एम नोबॉडी। सर, आप मोहब्बत पे इतना खूबसूरत लिखते हैं, क्या वाकई हकीकी जिंदगी में मोहब्बत इतनी खूबसूरत है? मोहब्बत है ही खूबसूरत। हकीकी जिंदगी क्या होती है? मोहब्बत जब से है खूबसूरत है, जब तक रहेगी खूबसूरत, और जब तक दुनिया रहेगी मोहब्बत रहेगी। कानून नहीं होंगे तो साड़ा कोई कसूर नहीं। मोहब्बत के होने पर शक ना करो, अपनी उस बेबसी पे शक करो जिसमें तुम पर उतरती नहीं है या किसी पर उतरती नहीं है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। सर, आपकी जिंदगी का वो लम्हा जिसने आपको बदल के रख दिया? मैं नाइन्थ में आई वॉज अ टॉपर ऑल द टाइम्स। कोई दिन खाली नहीं होता था जब मैं फिल्म नहीं देखता था। उससे मैंने अब्बा के पैसे भी चुराए, अम्मी के पैसे भी चुराए, उनके पीतल तांबे के सारे बर्तन बेचे मैंने चोरी करके। पर मैं फिल्म दिखाता था अपने दोस्तों को। दोस्त बड़े थे मुझसे 3-3, 4-4 साल। तो गरीब लोग थे हम। सिर्फ 9वें 10वें मुहर्रम नहीं देखता था क्योंकि सिनेमा बंद होते थे, और उस दिन मैं छत पे चढ़ के यजीद को जो नंगी गालियां देता था कि तुम्हारी वजह से सिनेमा बंद हो गई। तो ये वो जमाना, एक दिन अब्बा मेरे पैरों में बैठे कुर्सी पे बिठा के ना मुझे कहते पढ़ ला तुझे अल्लाह का वास्ते। तो करते करते मैट्रिक आ गया और मैट्रिक के 3 महीने बाकी रह गए। एक दिन अब्बा ने मुझे बुलाया। 100 रुपया उस वक्त सबसे बड़ा नोट होता था। अच्छा। तो मुझे अब्बा ने 100 रुपया दिया। पहले तो मुझे पैसा कोई नहीं देता था, सौदा नहीं मंगवाते थे मुझसे। मैं जाके फिल्म देख लेता था। इतने शौकीन थे फिल्म? शौकीन तो छोड़ दे, हीरोइनची जो है ना, उसकी पूरी ना मिले उसको, वो उसका बुरा हाल नहीं होता था जो मेरा होता था। ठीक है। तो मैंने कहा ये, मैं 10 रुपये चोरी कर लेता था ना, उसे 3 फिल्में देखता था मैं। अच्छा। साथ खाना पीना भी, साइकिल का किराया भी। सारी चीजें देखते थे। अब्बा ने मुझे 100 का नोट दिया। मैंने देखा, मैं कहा अब्बा ये क्या हो गया, डायरेक्ट मेरे हाथ में 100 का नोट दे रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं ये तुम्हारा। मैंने कहा अब्बा कुछ से नहीं, तवाज़ुन बिगड़ गया है। मैं कहा मेरा मतलब मैं खा पी लूँ? कहते हैं हाँ खा पी लो। मैंने कहा फिल्में भी देख लो? कहते फिल्में भी देख लो। ओके। मैं अब्बा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। कहते हैं खत्म हो जाए तो मेरे पास आना। अच्छा। मैं तुम्हें फिर दूंगा 100 रुपया। मैं 100 रुपया लिया, छलांगे मारता हुआ गया, दोस्तों को बुलाया, इधर फिल्म सिनेमा से निकल दूसरे सिनेमा में घुस जा। भटूरे खा रहा हूँ, क्या होते थे वो लड्डू पीठी वाले, ना मुझे ठीक से याद है।
कुछ 4 दिन लगे, पैसे ख़त्म करके मैं आया। मैंने कहा अब्बा ख़त्म हो गया। अब्बा ने फिर 100 रुपये निकाला। अब मुझे यकीन हो गया अब्बा जी का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है अभी तक। अब्बा ने फिर मुझे 100 रुपये दे दिया। मैं फिर गया, फिर 4-5 दिन लगाए, पूरे पैसे खर्च किए। वापस आया, मैंने कहा अब्बा ख़त्म हो गया। अब्बा ने जेब में हाथ डाला, 100 का नोट निकाला और वापस जेब में रख लिया। जितने मुझे बुरे लगे अब्बा जी उस वक्त, कहते आज एक काम कर, अपने दोस्तों के पास जा, उनको बोल तुझे फिल्म दिखाएं। कहते मैंने कहा दिखा देंगे ऐसी क्या बात है। कहते नहीं, हमारे घर में कस्में चलती हैं। कहते मेरे सर पे हाथ रख और उनको बोलना कि आज के बाद अब्बा ने मेरा जेब खर्च बंद कर दिया, ना मैं अम्मी की जेब से पैसे निकालूंगा, ना अब्बा की जेब में से निकालूंगा, अब्बा को अम्मी का बर्तन चोरी करके बेचूंगा। अच्छा, ये जब वो बात कर रहे थे, मैं अपनी उम्र से बड़ा बच्चा था। मुझे पता चल गया अब्बा क्या करने वाले हैं। मुझे प्यार आया उस वक्त अब्बा पे। अब्बा ने तो जो चाहते थे मैंने उसे दुगना सोचा। मैं गया, बशीरा फिल्म लगी हुई थी। मैंने उनको जाके कहा कि देखो ये मामला हुआ है, आज के बाद ना मैं तो पैसे निकालूंगा अब्बा के, ना मुझे जेब खर्च मिलना है, फिल्म दिखाओ मुझे। 11:30 बजे के दिन का शो चल रहा था। मैंने 10 बजे मैंने टालना शुरू किया, हाँ चल रहे हैं। 11:30 का शो निकल गया। फिर उन्होंने कहा 3 से 9 जाते। अब 3 से 9 का टाइम भी निकल रहा है। मेरी पुड़ी नहीं मिल रही मुझे। मेरे लिए तो हीरोइन की तरह थी ना वो। 5 बजे लेके ना मुझे चले गए गोल ग्राउंड शाहबाग। 3 लोग थे। अब ना मैं छोटा था इनसे। जो वक्त गुजरा इन्होंने गंडेरियां मंगवा लिया और चूसने लग गए। मेरी बाटा की सफ़ेद चप्पल थी जो लेफ्ट साइड पे मैंने उतार के रखी हुई थी घास के ऊपर। ओके। तो मैं जो वक्त गुजर रहा है मैं चिढ़ रहा हूँ। 6 बजे के करीब मैं गुस्से में आ गया। मैंने कुछ गुस्से से बोला तो एक मेरे दोस्त ने वो मेरी चप्पल उठाई और तड़ाक से मेरे मुंह पर मारी यहाँ। तो मैं छोड़ कर आने वाला आदमी नहीं था, लेकिन उस दिन छोड़ आया। मैं मुस्कुराया, मैंने चुपचाप वो चप्पल पहनी और उसके बाद मैंने सिनेमा में फिल्म पता कब देखी, जब मैं पूरा बैंक गुजार आया और मैं अपनी फिल्म बनाने के लिए गया था। क्या बात है। उसके बाद फिर मेरे अब्बा फिर एक दिन उन्होंने कुर्सी पे बिठाया, फिर मेरे पैरों में बैठे और मुझे कहते सो जा। मैंने अब्बा सोएंगे अब किसी बात पे। हाँ, तो मैं जब वाइस प्रेसिडेंट था तो वोट डालने के लिए शाहबाग गया। तो उस वक्त वो लंबे से मोबाइल होते थे। मैं वाज बिजी टॉकिंग टू समबडी। तो मेरे ड्राइवर ने गोल ग्राउंड के करीब गुजरते हुए अचानक गाड़ी रोक ली। एकदम गाड़ी रुकते मैंने देखा तो सामने कोई ऐसे हाथ करके खड़ा था। तो ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। मैं कहा ठीक है रोक दो। मैं निकला बाहर। ये वही आदमी था जिसने मेरे मुंह पर जूता मारा था। उसने आके मेरे हाथ सामने इस तरह हाथ जोड़ा। मैंने कहा ना यार तुम बड़े बेवकूफ़ है, तो साल पहले जूता मार देता, मेरी किस्मत बदल जाती। क्या आज भी कोई ऐसी याद है जो लिखते वक्त आंखें नम कर देती है? नहीं, रोया नहीं करता मैं। मर्दों का रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कभी नहीं रोए हैं? रोया होगा, मेरी अपनी बेटी की डेथ पर रोया था बहुत शदीद। वो 2.5 साल की थी, गलती से पेट्रोल पी लिया उसने। उस पर आज भी रो देता हूँ कभी कभार। उसके बाद कभी नहीं रोए? रोया, निकल गए होंगे कभी आंसू, ऐसा नहीं है। लेकिन आई डोंट लाइक, मर्दों को अंदर ही रोना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये ठीक नहीं है? अंदर ही रो देना। अरे हम मर्द बड़ी कुर्बानियां देते हैं। देखो, मर्द बाप के, शौहर के, बेटे के, भाई के रूप में ताकत होती है औरत की। इसलिए मना करता हूँ मत रोया करो, उनको हौसले मिलेंगे, समझियो। सर जैसे आप इतने स्ट्रांग हैं
कभी कभी तो हुआ होगा, कभी कहीं ना कहीं कोई तकलीफ या किसी की कोई बात बुरी लग गई हो, किस बड़ी तरह बुरी से? लगी हो। देखो होता पता क्या है मेरे यहाँ, मैं किसी की बेवफाई तक उसके साथ चलता हूँ, फिर नहीं चलता। माफ कर देते हैं? माफ कर दिया, दोबारा नहीं चलता नहीं साथ। अच्छा, एक बार माफ कर देते हैं लेकिन माफ तो सेकंड चांस नहीं माफ तो देते। मेरे तो खड़े खड़े माफी ले लो मुझसे, सेकंड बदला नहीं लेता कभी किससे। कभी कुछ भी सुन लो मेरे बारे में, ये कभी ना मानना खलील रहमान कमर किससे बदला लेगा, नो वे। मेरा बदला यही है कि मैं चुप साध लेता हूँ और फिर कभी नहीं मिलता, ये पक्का है। मोहब्बत ज्यादा खतरनाक है या खामोशी? खामोशी बहुत खतरनाक है। उफ, खामोशी से बड़ा इंतकाम कोई नहीं। आए थे कुरान शरीफ के, और तुम इंतकाम क्यों लेते हो जबकि मैं हूं, और खामोशी बेहतरीन इंतकाम। इंतकाम लेना तो उसका प्रेरोगेटिव है। एग्जैक्टली। हाँ, सर, अपने कोई मनपसंद अशार लास्ट पे? एक ताज़ा तरीन नज़म सुना देता हूँ। नज़्म ठीक है। अपनी एक रीसेंट टाइम्स की नज़्म सुनाता हूँ आपको। आखिरी बार मिलो चाय के ढाबे पे, वहीं हमने यादों के कई नक्श जहां छोड़ दिए हैं। हर मुलाकात की दरगाह पे बताएं जाकर, हमने रिश्ते वो हमारे यहाँ तोड़ दिए हैं। आखिरी बार मिलो, तेरे वादों का ना कस्मों का हवाला दूंगा, तेरे वादों का ना कस्मों का हवाला दूंगा, ना ये पूछूंगा कि अब तक के ताल्लुक क्यों है। मुझसे जब अहद सभी बांध लिए थे तुमने, फिर किसी और से अब तुमको मोहब्बत क्यों है। आखिरी बार मिलो, तुमसे पूछूंगा तेरी चाय में चीनी कितनी, तुमसे पूछूंगा तेरी चाय में चीनी कितनी, और बिस्किट भी वही साथ में अब खाओगी। नाम पूछूंगा ना जिक्र करूंगा उसका, ना ये पूछूंगा कि तुम आज कहाँ जाओगी। आखिरी बार मिलो, मैं तो देखूंगा जफाकारों का हुलिया क्या है, मैं तो देखूंगा जफाकारों का हुलिया क्या है। बेवफाई में शक्ल कुछ तो बदलती होगी, आंख से आंख मिलाओगी तो कैसे जाना, बात क्या जम के तेरे मुंह से निकलती होगी। आखिरी बार मिलो, आखिरी बार मिलो, रस्म मोहब्बत है यही। आओ एक शाम मनाते हैं बिछड़ने के लिए, याद रखने का मेरे दिल में ना इम्कान रहे। आज बस आके मिलो दिल से उतरने के लिए। आखिरी बार मिलो। कमाल है, बेहतरीन। सर, ईद पर हमारी आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हो? ईद मनाया नहीं करते, ईद शेयर किया करते हैं उन लोगों के साथ जो ईद नहीं मना सकते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।